हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है स्टडी मित्र में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा पर्यावरण। यह छठा चैप्टर है 7वीं क्लास की भूगोल का। 7वीं क्लास का भूगोल जो बिहार बोर्ड का सीरीज कर रहे हैं उस क्रम में ये आया है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसके महत्वपूर्ण जो भी टॉपिक्स है इसको समझेंगे, इसलिए जो क्वेश्चन बन सकेगा वो क्वेश्चन को भी देखेंगे और आप लोग से डिस्कस भी करेंगे। और अगर आप 7वीं क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए तो है वहाँ की कंपटीशन जितने भी पूछे जाते हैं सब में तो एनसीईआरटी का रहता ही रहता है, और बिहार का कंपटीशन हो तो उसके लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर से शुरुआत जैसे टेक्स्ट बुक में क्या है कि कहानी के तरीके से चलती है, जैसे बच्चे आपस में बात करते हैं, स्कूल जाते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें बच्चे खेल रहे थे। कहाँ खेल रहे थे? फौजी चाचा के बगीचे में। यानी कोई फौजी चाचा होंगे जो आर्मी के से होंगे या रिटायर्ड होंगे या उसमें होंगे, तो उनके जो बगीचे में रवि, डेविड, आयुष, रानी और रजिया खेल रहे थे। यानी ये चारों बच्चे, चारों ने पांचों बच्चे। वहाँ अनेक तितलियां उड़ रही थी तथा पेड़ों पर चिड़ियां भी चहचहा रही थी। चलिए शुरू हो गया हमारा पर्यावरण चैप्टर। ये रवि ने पूछा, यहाँ तो खूब तितलियां हैं और चिड़ियां हैं, मेरे घर में तो एक भी नहीं आती। रानी ने कहा, तेरे घर में पेड़ है क्या? रवि ने कहा, नहीं। अचानक रवि पौधों के पास बैठकर फूल और पत्तियों को तोड़ने लगा। कुछ बच्चे होते हैं जो यही काम करते हैं, तोड़ फोड़ वाला। आयुष ने उसे ऐसा करने से मना किया, लेकिन रवि नहीं माना। डेविड ने कहा, पौधों का नुकसान पहुंचाना अच्छी बात नहीं है, चाचा देखेंगे तो वह हम सबको डांटेंगे। पौधों को पानी दे रहे फौजी चाचा ने बच्चों की बात सुन ली। पास आकर वह बोले, बेटा आप लोग झगड़ा क्यों कर रहे हैं? यहाँ देखिए चित्र में ये फौजी चाचा हैं जो कि पौधे में पानी दे रहे हैं, और ये बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे। और ये क्या है, ये रवि फूल पत्तियों की इधर तोड़ रहा है। बच्चे चुप हो गए। चाचा ने वहाँ गिरे पत्तों और फूलों को देखा, वो सारी बात समझ गए। उन्होंने सभी बच्चों को अपने पास बैठाया और पूछा, बेटा इन्हें किसने तोड़ा? किसी ने जवाब नहीं दिया। और बच्चे क्या जवाब दें, और रवि तो जवाब देगा ही नहीं क्योंकि उसने तोड़ा था। चाचा ने कहा, देखो बच्चों, ये पेड़ हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़, जंगल, ये सभी हमारे पर्यावरण के अभिन्न अंग है। किसके अंग हैं? पर्यावरण के। ये किसी किसी रूप में हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि पर्यावरण कैसे बना है। पर्यावरण बना है किन किन चीज़ों से मिल करके? पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़, जंगल, इन सभी चीज़ों से मिल करके बना है। इसके अलावा देखिए यहाँ साइड में दिया हुआ है कि नदी, पहाड़, जंगल, जीव जंतु, घर, सड़क, पुल, मानव, रीति रिवाज, परंपराएं जो हमारी है वो सब पर्यावरण के घटक हैं। यानी पर्यावरण में ये सारा चीज़ आ जाता है। हमारे आसपास की जितनी चीज़ें हैं लगभग सारी चीज़ें आ गई। चाचा ने रजिया से पूछा, बताइए अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो क्या होगा? रजिया बोली, चाचा हरियाली नहीं होगी। डेविड बीच में बोल उठा, हमें फल, सब्जियां, अनाज कुछ भी तो नहीं मिल पाएगा। तभी आयुष बोला, क्या बोला? वातावरण में बढ़ रहे कार्बन डाइऑक्साइड को भी तो पौधे ही ग्रहण करते हैं। यानी हम लोग जो सांस छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उसको कौन ग्रहण करता है? पौधे ही ग्रहण कर लेते रहते हैं। अच्छा, अगर आप लोग पिछला सारा इस सीरीज का सारा चैप्टर अगर देख रहे होंगे ना तो आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि हम लोग खेल खेल में बहुत सारी जानकारी मिल रही है जो कि हमारे कंपटीशन के लिए बहुत आवश्यक है। देखिए यहाँ पे भी वही एक पुरानी बात फिर से आई है। यानी हम जो सांस छोड़ते हैं उस कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ग्रहण करता है? पेड़ पौधे। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो सभी जगह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाएगी और हमारा सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। रानी ने कहा, मेरी मम्मी तो कहती है कि कपड़ा भी पौधों द्वारा ही प्राप्त कपास से बनता है। रवि बोला, हाँ हाँ, कागज और रबर भी पेड़ पौधों से प्राप्त पदार्थ द्वारा ही बनाया जाता है। तो हमने देखा कि ये सारी चीज़ें पेड़ से जो मिलता है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड हो तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर उनके सांस लेने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ना रहे तो जिंदा कैसे रहेंगे। और अगर पेड़ पौधे ना हो, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी तो समस्या है। तो चाचा ने कहा, बिल्कुल ठीक। अब सोचिए, अगर हम इसे लगातार नष्ट करते रहें, किसको? पेड़ पौधों के जीवन पर क्या असर पड़ेगा? क्या असर पड़ेगा? बच्चों ने एक साथ कहा, फिर तो हमारा जीवन बड़ा कष्टप्रद हो जाएगा। अब रजिया को अपने किए पे, रजिया ने रवि था ना, वो रवि को अपने किए पे पछतावा हो रहा था। चाचा ने कहा, आइए हम सब मिलकर एक काम करते हैं। अपने दैनिक जीवन में हम जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं उसकी एक सूची बनाते हैं। नीचे एक सूची देखिए, पेड़, सड़क, तालाब, नदी, कार, कपड़े, बैलगाड़ी तो अब ख़त्म ही हो गया, टमटम
खत्म होने की कगार पे, कार, साइकिल, पर्वत, मकान, बिजली, खंभा इत्यादि। यानी ऐसे ही बात किया, बच्चों को बोला। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक चित्र दिया गया है कि हम लोग जो है ना, यहाँ पर देखिए पर्यावरण में क्या क्या होता है। तो पर्यावरण के जो घटक है ना, उनको यानी उनके में जो चीज़ है उनको दो भागों में बांट सकते हैं। एक प्राकृतिक, जो प्रकृति ने बना है, और दूसरा मानव निर्मित। तो पर्यावरण के दो प्रमुख घटक मतलब घटक को कितने भागों में बांट सकते हैं? दो प्रमुख रूप में बांट सकते हैं, एक प्राकृतिक, एक मानव निर्मित। प्राकृतिक क्या क्या है? देखिए, वायुमंडल हो गया, बादल हो गया, पेड़ पौधे हो गए, जैवमंडल हो गया, और ये देखिए समुद्र वाला हिस्सा है, जलमंडल हो गया, जलमंडल, स्थल मंडल, सजीव जैवमंडल, वायु, ये सब क्या, ये प्राकृतिक घटक हो गए। नीचे देखिए मानव निर्मित घटक क्या क्या हो गए। जैसे यहाँ देखिए उद्योग है, सड़कें हैं, पार्क, स्मारक, पुल, इमारतें, और हमारे जो मोटर गाड़ियाँ हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारे मानव निर्मित घटक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे मानव निर्मित और प्राकृतिक घटक पर, आसानी से बना सकते हैं आप। अब देखिए यहाँ पर आते हैं, वायुमंडल में कई प्रकार की गैसें, धूलकण और जलवाष्प आदि उपस्थित होते हैं। वायुमंडल की गैसें अजैव पर्यावरण के उदाहरण है। कैसे? अजैव, अजैव मतलब जो जिंदा नहीं है, यानी सजीव जगत का हिस्सा नहीं है, लेकिन है तो ये भी प्राकृतिक। वायुमंडल के बारे में भी हमने पिछले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा था, आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिए अगर नहीं देखे हो तो। अब देखिए ये जैव पर्यावरण का उदाहरण क्या क्या हो गया जो कि जीवित नहीं है? क्या क्या है? धूलकण, जलवाष्प, इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है बताइए? पहाड़, जो है पठार, ये सारे क्या हो गए? उसी के हो गए, अजैव के। पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलकर सजीव जगत का निर्माण करते हैं। यानी प्राकृतिक को भी दो भाग में बांट सकते हैं ना, एक अजैव और एक जैव। अजैव में आ गया ये सारी चीज़ें, और जैव में आ गया जो जिंदा हैं वो सारी चीज़ें। हम लोग भी किसके घटक हैं? हम लोग भी एक तरह से जानवर ही तो हैं, मनुष्य भी तो वो जंतु ही है, जानवर नहीं जंतु बोल सकते हैं। तो वो भी क्या हुआ? सजीव जगत का निर्माण में करते हैं, सजीव में आते हैं। इस मंडल को जैव मंडल कहा जाता है। यानी क्या कहा जाता है? जैव मंडल। जैव मंडल में क्या क्या आ गया? पेड़ पौधे और सारे जंतु मिला के जो पूरा का पूरा बनता है उसको कहते हैं। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव जीवित रहने के लिए अपने पर्यावरण पर ही आश्रित होते हैं। बिल्कुल सही। हम लोग भी किस पे निर्भर करते हैं? पर्यावरण पे। कैसे? सोचिए, ये एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, और सारे जीव जो है ना क्या है, एक दूसरे पर निर्भर हैं कि नहीं? हम लोग भोजन के लिए किस पे निर्भर हैं? पेड़ पौधे पे, वनस्पति पे, और उसके साथ साथ कुछ जानवर को भी हम लोग खाते हैं, कुछ पक्षी को भी खाते हैं, और पेड़ पौधे भी हम पे निर्भर है। कैसे? हम जो सांस छोड़ते हैं वही कार्बन डाइऑक्साइड तो वो लेता है, और वो जो छोड़ता है ऑक्सीजन वो हम लेते हैं। एक दूसरे पर निर्भर हो गए कि नहीं? सजीवों का आपसी एवं पर्यावरण के बीच की परस्पर निर्भरता क्या कहलाती है? परितंत्र कहलाती है। अब बोलिए परितंत्र किसे कहते हैं? परितंत्र का मतलब है कि जितने भी जीव हैं ना इस पृथ्वी पर, सभी एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, और ये जो तंत्र बनता है इसी को क्या बोलते हैं? परितंत्र। चाचा ने बच्चों से पूछा, तालाब में कौन कौन सी चीजें मिलती है? तो बच्चों ने बताया कि पानी, मछली, बत्तख, बगुला, मेढक, कीड़ा, घोंघा, जोंक, काई, वनस्पति इत्यादि। मेरे चाचा ने समझा कि ये सभी पानी में जिंदा रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर है। यानी पानी में भी मछली, बत्तख, बगुला ये सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। बच्चों की उत्सुकता बढ़ गई। बोला कि यह तालाब का परितंत्र है। हम लोग जैसे बाहर एक परितंत्र है, उसी तरह से पानी में जो परितंत्र है उसको हम लोग तालाब का परितंत्र कह सकते हैं। इसी प्रकार कई परितंत्र होते हैं। बच्चों की उत्सुकता बढ़ गई। चाचा ने आगे बताया कि मनुष्य अपनी ज़रूरतों के हिसाब से पर्यावरण में परिवर्तन लाता है। उन्होंने बच्चों से कुछ प्रश्न किया। अगर घर नहीं होते तो क्या क्या कठिनाई होती? पहला क्वेश्चन। अगर परिवार नहीं होते तो क्या क्या दिक्कतें आती? बाजार बंद हो जाए तो क्या परेशानी होगी? अगर गाड़ियाँ बंद हो जाए तो क्या दिक्कत होगी? खूब सर्दी पड़े तो हम क्या करते हैं? सोचिए, ये सारी चीज़ें का आपके मन में भी क्वेश्चन अगर आए तो उसका जवाब सोचिए। रजिया ने कहा कि घर नहीं रहने पर हम रहेंगे कहाँ? धूप, हवा, वर्षा से कैसे बचेंगे? डेविड बोला, परिवार के साथ ही तो हम अपने सुख दुख बांटते हैं। आयुष बोला, बाजार बंद होने से तो जरूरत की कोई चीज़ मिल ही नहीं पाएगी। चाचा ने बताया कि हमारे चारों ओर पाए जाने वाले प्राकृतिक एवं मानवीय दशाओं के आवरण को पर्यावरण कहते हैं। अब देखिए पर्यावरण की परिभाषा क्या हो गया
क्या? हमारे चारों ओर पाए जाने वाले प्राकृतिक एवं मानवीय दशाओं के आवरण, यानी जो आवरण है उसी को क्या बोलते हैं? पर्यावरण। मतलब हर चीज़ इसमें आता है, प्राकृतिक भी आता है, मानव निर्मित भी आता है। दुनिया में बहुत सी वस्तुएं ऐसी हैं जो प्रकृति या वातावरण से मिलती हैं, जैसे पेड़ पौधे, नदी, पहाड़ इत्यादि। यह प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती हैं। जो प्रकृति से मिलता है उसको क्या बोलेंगे? प्राकृतिक। तथा प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करती हैं, जो हमने अभी देखा था। बहुत सारी वैसी वस्तुएं हैं जिन्हें मनुष्य ने अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्राकृतिक वस्तुओं से परिवर्तित करके बनाया है। यानी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पर्यावरण मतलब प्राकृतिक रूप से तो नहीं है, लेकिन उसी चीज़ों को बदल करके बनाया है। जैसे मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। जैसे मकान, पुल। मकान कैसे बनाते हैं? देखिए, प्रकृति से हम क्या क्या लेते हैं? पत्थर लेते हैं, पानी लेते हैं, चूना पत्थर लेते हैं, मिट्टी लेते हैं, और वनस्पति जैसे है काठ लेते हैं, वुड। ये सारा चीज़ लेकर के हम लोग मकान बनाते हैं, पुल ऐसे ही बनता है। तो प्रकृति से चीज़ें लेकर के मनुष्य जो बनाता है उसी को क्या बोलते हैं? मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा मानव निर्मित पर्यावरण क्या है। चाचा ने एक चित्र बनाया, देखिए ये, और उसको दिखाकर कहा क्या कि सभी सजीव एवं निर्जीव प्राकृतिक वस्तुओं के मिलने से प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण होता है। जैसे जल, भूमि, हवा, पेड़ पौधे, पर्वत इत्यादि। ये सभी हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं। स्थल, जल एवं वायु से घिरे सभी भाग इसके अंतर्गत आते हैं। भूमि का वह भाग जिस पर सजीव रहते हैं, जैसे मकान, पेड़ पौधे, पर्वत, पठार इत्यादि, इन सभी को स्थल मंडल कहते हैं। विभिन्न प्रकार के खनिज, लवण अजैव पर्यावरण के उदाहरण हैं, जबकि पेड़ पौधे, जीव जंतु, यहाँ तक कि मानव भी जैव पर्यावरण का अंग है। क्या क्या समझे कि हमारे चारों तरफ जितना कुछ है उन सब से मिल करके ही बनता है हमारा पर्यावरण। अब देखिए उसको जैसे स्थल मंडल किसको बोलेंगे? जो पर्यावरण का एक भाग होता है। स्थल मंडल में क्या क्या है? मकान, पेड़ पौधे, पठार, पर्वत इत्यादि, ये सब मिल करके क्या बनता है? ये स्थल मंडल बनता है। अब देखिए, जैसे हमने देखा था पर्यावरण के दो घटक मेल, एक जैव एक अजैव में भी बांट सकते हैं। तो खनिज, लवण, ये सारे क्या हैं? अजैव पर्यावरण के उदाहरण है। जबकि जिंदा चीज़ जो भी है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, यहाँ तक कि मनुष्य भी तो एक क्या है? जंतु ही है। यह अजैव पर्यावरण के उदाहरण है। कुआं, तालाब, नदी, झीलें, समुद्र, महासागर एवं विभिन्न प्रकार की जलाशय मिल करके जल मंडल बनाती है। तो जल मंडल में क्या क्या आ जाएगा? कुआं, तालाब, नदी, समुद्र, महासागर और विभिन्न प्रकार की जलाशय, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं जल मंडल। उन्होंने पूछा, बच्चों जरा सोचिए कि जल के अभाव में कौन कौन सी परेशानी आ गई। उससे पहले इस चित्र को देखिए। इस चित्र में ऊपर पे क्या है? यहाँ पे ये देखिए वायुमंडल है, बीच में क्या है? ये जल मंडल, और इधर स्थल मंडल। स्थल मंडल में क्या क्या है? ये ट्रैक्टर से खेत जोत रहा है, ये बस चल रही है, सड़क है, ये गांव है, गांव में क्या है? पेड़ है, घर है सबके। ये सारे हो गए स्थल मंडल, ये सारे मिल करके। यहाँ देखिए जल मंडल में क्या है? नाव चल रही हैं, बत्तख है, पानी है, उसके किनारे वनस्पति है, ये जल मंडल है। और वायुमंडल ये हवा वाला हिस्सा हो गया। तो ये सारे पर्यावरण के क्षेत्र हैं। उन्होंने बच्चे से पूछा कि जब सोचिए कि जल के अभाव में कौन कौन सी परेशानी आएगी। पिछले चैप्टर में भी हमने देखा था, बिन पानी सब सून वाला चैप्टर में, कि जल से क्या क्या दिक्कतें आती हैं। सभी बच्चों ने सोच करके बताया कि बहुत बड़ी परेशानी होगी। सुबह से शाम तक जल की बार बार ज़रूरत पड़ती है। खाना बनाने से, प्यास बुझाने से लेकर के शरीर को स्वच्छ रखने में किसकी ज़रूरत होती है? जल की ज़रूरत होती है। इसी चाचा ने बताया, क्या हमें पानी बर्बाद करना चाहिए? सभी बच्चों ने नहीं में सिर हिलाया, बोला ना 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 ना, नहीं करना चाहिए। चाचा ने कहा, चूंकि जल का भाग सीमित है इसलिए इसका सही उपयोग हमें करना चाहिए। तो हमारा जल जो है ना, जल का भंडार क्या है? सीमित है, तो इसका उपयोग हमें अच्छी तरीके से करना चाहिए। चाचा ने पुनः कहा, क्या कहा? कहा कि पृथ्वी के चारों ओर क्या है? वायु है, इसे वायुमंडल कहते हैं। यह भी हमने पढ़ रखा है वायुमंडल वाले चैप्टर में। यह सूर्य से आने वाली प्रत्यक्ष किरणें एवं हानिकारक विकिरण, पर्यावरणीय किरणों को हमसे बचाता है, से हमें बचाता है। यानी सूर्य से क्या होता है? बहुत हानिकारक विकिरण आती है और पर्यावरणीय किरण भी आती है। इसको कौन सोखता है? पर्यावरणीय किरण को ओजोन मंडल सोख लेता है। इस तरह से हमें बचाता है। वायुमंडल हमारे लिए क्या है? एक रक्षा कवच की तरह काम करता है। यह भी हमने देखा था पिछली चैप्टर में, तो वही बताया। रानी बोली, मैं एक बार चाचा के साथ बाजार गई थी। हड़ताल के कारण सभी गाड़ियां बंद थी। मुझे काफ़ी देर तक पैदल चलना पड़ा था, समय भी बहुत अधिक लगा था। रजिया ने बताया, गाड़ियों के चलने के कारण ही दूसरे राज्यों से सामग्री हमारे यहाँ तक आती है
और हमारे यहाँ की सामग्री दूसरी जगह जाती है। अगर गाड़ी ना हो तो ऐसा संभव नहीं होगा। यात्रा कर हम दूसरों के रीति रिवाज और संस्कृति को भी जानते हैं। हमें एक दूसरे को यही जोड़े रखता है। यात्रा से हमें विभिन्न जानकारियाँ मिलती है। तो किसके बारे में बता रही हैं कि ये जो है ना गाड़ियाँ, वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वो फौजी चाचा बोले, बच्चों, मनुष्य ने अपने जीवन को आसान बनाने के लिए अपने आसपास के पर्यावरण को अपने अनुसार बदला है। मनुष्य क्या करता है? मनुष्य अपने आसपास के पर्यावरण को अपने अनुसार बदल देता है। आप लोग भी देखिए अपने आसपास कितना चीज़ बदल गया है। देखिए अभी आप पढ़ रहे हैं तो किस में देख रहे हैं? मोबाइल में देख रहे होंगे या लैपटॉप में देख रहे होंगे। तो ये भी क्या मनुष्य ने बनाया? ये भी तो बदलाव आपने लाया, मनुष्य ने लाया। बिजली आपने बनाया, अभी फैन चल रहा होगा, एसी चल रहा होगा, तो ये भी आपने, पहले था ऐसा नहीं था। तो मनुष्य अपने ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए पर्यावरण को अपने अनुसार बदलता है। आप भी बदलते हैं, हम भी बदलते हैं। उन्होंने पूछा, बच्चों, क्या हमें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना चाहिए? बोला, बदलते हैं तो ठीक है, लेकिन क्या इतना बदल दें कि पर्यावरण को नुकसान पहुंच जाए? तो सभी बच्चों ने एक स्वर में कहा, नहीं चाचा, हमें नुकसान ना पहुंचाकर इसकी सुरक्षा करनी चाहिए। हमें पर्यावरण की क्या करना चाहिए? सुरक्षा करनी चाहिए। समाज में तरह तरह के रीति रिवाज, परंपराएं, उत्सव आदि देखने को मिलते हैं। शादी ब्याह के अवसर पर खुशियों में शरीक होना, छोटों को प्यार, बड़ों बुजुर्गों का सम्मान, ये सभी हमारी सांस्कृतिक पर्यावरण के अंग हैं। यानी ये भी एक तरह का पर्यावरण ही है। मुलाकात होने पर अभिवादन के तरीके, अभिवादन आप लोग मुलाकात होने पे क्या कहते हैं? नमस्ते करते होंगे, प्रणाम करते होंगे। खुशियों को व्यक्त करने के तरीके, शोक प्रकट करने के भाव, पर्व त्योहारों पर गाए जाने वाले मंगल गीत, पहनावा, विशेष प्रकार के पकवान, ये सब संस्कृति की पहचान है। ये सारी चीज़ें संस्कृति की पहचान है। यही सब मिलकर सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। चाचा ने बताया आगे कि बच्चों, हमें इन रीति रिवाजों और परंपराओं का सम्मान करना चाहिए तथा इनका पालन करना चाहिए। हम लोग करते हैं अपनी परंपरा का? बिल्कुल करते हैं। आप लोग सब देखते होंगे। सबने चाचा की बात पर सहमति जताई। चाचा ने सभी बच्चों को शाबाशी दी और फिर से अपने काम में लग गए, यानी बागवानी करने लगे। चलिए कुछ प्रश्नों को देखें। इनमें से कौन से प्राकृतिक पर्यावरण की वस्तु है? पुल, मकान, जल, सड़क। देखिए पुल, मकान, सड़क है, हम लोग बनाते हैं। जल जो है यह प्राकृतिक पर्यावरण की वस्तु है। पर्यावरण कितने प्रकार का होता है? हमने कितने भागों में बांटा था पर्यावरण को? कितने प्रकार? तो 2 भागों में बांटा था। कौन कौन से? कमेंट करके बता दीजिए। पृथ्वी के चारों ओर क्या है? देखिए वायुमंडल तो है ही, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? पर्यावरण। पेड़ पौधे एवं जीव मिल करके कैसा पर्यावरण बनाते हैं? जैव पर्यावरण बनाते हैं या प्राकृतिक? पेड़ पौधे, जीव जंतु जैव पर्यावरण के अंग हैं। मनुष्य ने अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए चीज़ों को बनाया या आवश्यकता की पूर्ति के लिए चीज़ों को बनाया। तो चलिए, यह पर्यावरण चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।